नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, रीट सोशल साइंस का जो कोर्स हम आपको पूरा करवा रहे हैं, उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौर्यकालीन संबंधी सभी जानकारी। इससे पहले मौर्यकाल में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ चुके हैं, बिंदुसार के बारे में पढ़ चुके हैं, अशोक के बारे में पढ़ चुके हैं और अशोक के शिलालेखों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का ये वीडियो जो है वो अशोक या फिर हम कह सकते हैं कि मौर्य काल का जो भी प्रशासन है, सामाजिक व्यवस्था है, सारी डिटेल एक ही वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आशा करूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को लाइक किया होगा। चलिए शुरू करते हैं सारी जानकारी मौर्य काल के बारे में। एक एक करके बात करेंगे, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपन बात करते हैं प्रशासन की। मौर्य काल में प्रशासन जो था वो कैसा था? देखिए, मौर्य काल में जो सबसे मुख्य स्थिति जो थी वो थी राजा की। राजा जो था वो कार्यपालिका कह सकते हो, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सभी का जो था वो क्या था? प्रमुख था। राजा के पास ही सभी तरह के अधिकार थे। अब राजा के साथ जो कार्य करने के लिए जो अधिकारी होते थे, उनका जो चयन है वो एक परीक्षण के माध्यम से होता था, जिसको उपदा परीक्षण जो है वो नाम दिया गया है। यानी मंत्रियों की नियुक्ति मौर्य काल में उपदा परीक्षण के बाद की जाती थी। ठीक है, तो उपदा परीक्षण के बाद उनकी नियुक्ति की जाती थी। अब अपन बात करते हैं कि उनका वेतन कितना रहता था। तो जो मंत्रियों की जो नियुक्ति होती थी उसके पश्चात उनका वेतन 12,000 पर्ण से लगाकर 48,000 पर्ण तक होता था। पर्ण उस समय की मुद्रा थी, राजकीय मुद्रा जिसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो और चांदी का सिक्का चांदी के रूप में थी, पर्ण अपन कह सकते हैं राजकीय मुद्रा के रूप में। ठीक है, तो पर्ण उस समय जो थे वो 12,000 से लेकर 48,000 पर्ण तक लोगों को दिए जाते थे, यानी मंत्रियों को नियुक्ति के पश्चात दिए जाते थे। अब फिर बात करते हैं कि 18 तीर्थों का जो उल्लेख है वो भी किया गया है। कितने तीर्थ थे? 18 तीर्थ। यानी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें उसने 18 तीर्थों का उल्लेख किया है। तीर्थ का मतलब है यहाँ पे मंत्री। मंत्री को उस समय तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, तो 18 मंत्री प्रमुख रूप से थे। अब फिर अपन बात करते हैं प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन कैसा था? देखिए, मौर्य काल में क्या था कि जो प्रांत जो होते थे वो चक्र में विभाजित थे। प्रांत किस में विभाजित थे? चक्र में। ठीक है, और चक्र का जो मेन होता था, मुख्य होता था, उसको प्रांतपति कहा गया है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उनको कुमार भी कहा गया है। कुमार भी कहा गया है या फिर आर्यपुत्र की उपमा भी उनको दी गई है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि वहाँ उस समय कौन कौन से प्रांत थे। देखिए, उत्तरापथ नाम का प्रांत था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि मौर्य साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था? 5 भागों में विभाजित था, 5 प्रांतों में विभाजित था। और इन सब की राजधानी आपको ध्यान रखनी है। उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती उज्जैन, कलिंग तोसली, प्राची पाटलिपुत्र। अब देखिए, जो प्रांत था वो मंडल में विभाजित था। मंडल जिला में विभाजित था। ठीक है, जिले को विषय भी जो है वो मौर्य काल में कहा गया है। और इस जिले का जो प्रमुख होता था उसको विषयपति या फिर स्थानिक कहा जाता था। स्थानिक कहा जाता था। और उसके बाद में जो सबसे छोटी इकाई कही जाती थी वो थी ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामणी कहा जाता था। तो इस तरह से ये प्रोसेस भी अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन किस प्रकार था? नगरीय प्रशासन उस समय जो था वो 6 समितियों में बटा हुआ था। मतलब पूरे नगर का प्रशासन 6 समितियां करती थी। प्रत्येक समिति में 30 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य होते थे। अब देखिए, यहाँ पे 2 अधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं आपके सामने। एक है एस्ट्रोनोमोई, जो कि नगर का प्रमुख अधिकारी था। नगर का जो प्रमुख अधिकारी था, हेड, उसको कहा गया है एस्ट्रोनोमोई। और जो सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी था उसके लिए शब्द आया है एग्रोनोमोई। तो एस्ट्रोनोमोई और एग्रोनोमोई 2 तरह के शब्द आपके सामने हैं। अब अपन बात करते हैं नंबर 4। अपन बात करते हैं कि मौर्य काल में गुप्तचर की व्यवस्था किस प्रकार थी। देखिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था गुड़ पुरुष।
और गुप्तचरों का जो अधिकारी होता था उसे कहा जाता था महामात्य सर्प। क्या कहा जाता था? महामात्य सर्प। गुप्तचर दो प्रकार के होते थे। एक होते थे संस्था। संस्था यानी एक ही स्थान पर काम करने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा गया था। और घूम घूम कर सूचना देने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर सूचना देने वाले को संचार जो है वो कहा गया था। तो गुप्तचर कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। संस्था यानी एक ही जगह पर कार्य करने वाले, और संचार यानी घूम फिर कर कार्य करने वाले। तो यहाँ पर गुप्तचरों की बात भी हमने कर ली है। नंबर 5 पे बात करते हैं अपन न्याय व्यवस्था। देखिए, हमारे वीडियो का उद्देश्य ये रहता है कि हम सामग्री को एक ही जगह पर लेकर आएँ। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक ही जगह पर अगर आपको सामग्री मिलेगी तो आपको भी जो है वो बहुत ही ईजी रहेगा। तो इस वीडियो को मैं आशा करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। चलिए न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। न्याय उस समय न्यायालय जो थे वो दो भागों में विभाजित थे। पहला था कंटक शोधन, जिसको फौजदारी न्यायालय भी कहा जाता है, और दूसरा था धर्मस्थनीय, जिसको दीवानी न्यायालय भी कहा जाता है। कंटक शोधन का जो प्रमुख होता था वो होता था प्रदेष्टा, और धर्मस्थनीय का जो प्रमुख होता था वो होता था व्यावहारिक या फिर धर्मस्थ। दोनों एक ही बात है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हमने यहाँ पर रखी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर 6 की बात करते हैं राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था यानी कर की प्रणाली किस प्रकार से थी, राजा के पास धन किस प्रकार में आता था। देखिए, हिरण्य एक नकद करता, ठीक है, मेय एक अनाज करता, बागानों पर जो कर लिया जाता था उसको सेतु कर कहा गया है, सेतु कह सकते हैं या सेतु बंद भी कह सकते हैं। उदाय सिंचाई राज्य द्वारा जो खेतों किसानों को जो सिंचाई हेतु पानी दिया जाता था उस पर भी कर लिया जाता था, जिसे उदाय कर कहा गया है। और अकट खानों से प्राप्त कर को अकट कहा गया है। और एक कर और हमें मिलता है ब्रज, जो कि खेतों से लिया जाता था। चारागाह भूमि के से जो लिया जाता था उसको ब्रज कर कहा गया है। अब अपन बात करते हैं नंबर 7 के बारे में बात करते हैं सैन्य प्रशासन। देखिए, कहा जाता है कि मौर्यों के पास एक शक्तिशाली, उन्होंने एक अपनी नौसेना का निर्माण भी करवाया था। सेना उनके 5 भाग में बटी हुई थी, ठीक है, और उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। और जो उस समय जो युद्ध के प्रकार थे, उस समय 3 तरह के युद्ध वो मुख्य रूप से लड़ते थे। एक था प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध का मतलब होता है आमने सामने जाकर युद्ध करना। आमने सामने युद्ध को प्रकाश युद्ध कहा गया है। तृष्ण युद्ध, तृष्ण युद्ध का मतलब है यहाँ पे कि छल कपट के द्वारा, ठीक है, छल कपट के द्वारा युद्ध करना तृष्ण युद्ध के अंतर्गत आता है। और एक है कूट युद्ध, यानी कूटनीति के द्वारा किसी को हराना, वो है कूट युद्ध की श्रेणी में आता है। तो 3 तरह के युद्धों की बात हमने की। उसके बाद में अपन बात करते हैं मौर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था। देखिए, 4 वर्णों में विभाजित था उस समय समाज। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 भागों में उस समय विभाजित था समाज। दास प्रथा का प्रचलन था उस समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मौर्य काल में दास प्रथा थी। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने 9 तरह के दासों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। देखिए, सती प्रथा तो उस समय नहीं थी, सती प्रथा का उल्लेख हमें नहीं मिलता है, परंतु विधवा विवाह और नियोग प्रथा, 2 तरह की प्रथाओं का उल्लेख मिलता है। विधवा विवाह प्रथा और नियोग प्रथा, 2 तरह का उल्लेख हमें मिलता है। और एक और बात आती है रूपाजीवा। रूपाजीवा यानी वेश्याएं। उस समय जो वेश्याएं थी उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है जिसका नाम है रूपाजीवा। रूपाजीवा वेश्याएं कही जाती थी, ठीक है, जो देह व्यापार करती थी उनके लिए रूपाजीवा शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आर्थिक जीवन की, कि आर्थिक जीवन कैसा था। मुख्य व्यवसाय देखिए कृषि था, कृषि पर ही आधारित थे। सुदर्शन झील जो कि सिंचाई का एक प्रमुख कारण उस समय था, तो यहाँ पर सुदर्शन झील के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त के समय इसका निर्माण पुष्यगुप्त था। अशोक के समय इसका पुनर्निर्माण तुषार ने करवाया। रुद्रदामन के समय इसका पुनर्निर्माण सुविशाख ने करवाया। और स्कंदगुप्त के समय इसका पुनर्निर्माण पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया। तो ये सब पुनर्निर्माण है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये इसका निर्माता है। निर्माण जिसने फर्स्ट टाइम बनाई वो चंद्रगुप्त के समय था, बाद में उसका पुनर्निर्माण करवाया गया इन सब के द्वारा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नंबर 10 पर आते हैं, अपन व्यापार के बारे में बात करते हैं। सार्थवाह, व्यापारियों का जो नेता था उसको सार्थवाह कहा गया है। सार्थवाह क्वेश्चन जो बनते हैं वही हमने
एटलीस्ट टच किया है। बने हुए क्वेश्चन यहाँ से कि व्यापारियों का नेता को मौर्य काल में क्या कहा जाता था, तो सातवाह। पश्चिमी जो बंदरगाह था, जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा था, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा बंदरगाह पश्चिमी बंदरगाह है, जो कि कौन सा था, भणोच, जो कि भृगु कच्छ भी इसको कहा गया है, और भणोच जो कि गुजरात में है। एक अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह सोपारा था, जो कि महाराष्ट्र में था, और ताम्रलिप्ति दक्षिणी का बंदरगाह था पश्चिम बंगाल में, पूर्वी बंदरगाह था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ये भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। फिर अपन बात करते हैं नंबर 11 पर आते हैं अपन, सिक्कों की बात करते हैं। देखिए पण जो कि राजकीय मुद्रा थी, चांदी का सिक्का कहलाता था। निष्क सोने का सिक्का था। काश्यार्पण चांदी का सिक्का था। माशक और कांकणी ये तांबे के सिक्के थे। ये किसके सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे। फिर अपन बात करते हैं प्रमुख अधिकारियों के बारे में, कौन कौन से प्रमुख अधिकारी उस समय थे। देखिए धम्म महामात्व, ठीक है, ये जनता के बीच में धर्म का प्रचार करता था। इसकी नियुक्ति की सूचना हमें 5वें शिलालेख से मिलती है। रज्जुक, इसको न्यायिक व राजस्व अधिकार दिए गए थे, जिसकी जानकारी हमें 3रे शिलालेख से मिलती है। प्रतिवेदक, जनता की बात को जो राजा तक सीधे पहुंचा सकता था उसको प्रतिवेदक कहा गया है। इसकी सूचना हमें 6ठे शिलालेख से मिलती है। इत्तिजा का महात्म्य, यानी स्त्रियों की देखभाल जो करता था, स्त्रियों के अधिकारों की जो रक्षा करता था, उसको इत्तिजा का महामात्य कहा गया है। और ब्रजभूमिक, जिसकी सूचना हमें 12वें शिलालेख से मिलती है, जो कि खेती संबंधी जो भूमि होती थी उसकी रक्षा करता था। तो इस तरह से ये प्रमुख अधिकारियों की बात हमने यहाँ पर की है। अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग है विदेशी लेखक। विदेशी लेखकों की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रेबो से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो ये होती है कि सेल्यूकस व चंद्रगुप्त के युद्ध की बात करता है, और इन दोनों के बीच में जो समझौते हुए थे उनकी बात भी स्ट्रेबो करता है। प्लिनी अपनी किताब नेचुरल हिस्टोरिका में भारत यूनान व्यापार का वर्णन करता है। भारत यूनान व्यापार का वर्णन करता है प्लिनी। प्लूटोर्क चंद्रगुप्त की विशाल सेना का उल्लेख करता है। जस्टिन की किताब का नाम है इपिटोम में वो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहकर संबोधित करता है। टेवनियर के बारे में बाद में उल्लेख है कि 17वीं सदी में 6 बार इसने भारत की थी। 17th सेंचुरी है टेवनियर, ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते हैं इंपोर्टेंट मेगस्थनीज इंडिका। इसकी किताब का नाम क्या है, इंडिका। देखिए मेगस्थनीज 399 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के मध्य भारत में आया था, भारत में रहा था। इसने क्या क्या कहा है, इसने कहा है कि उस समय दास प्रथा नहीं थी, अकाल भारत में नहीं पड़ते थे, भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, पाटलिपुत्र को इसने पाली ब्रोथा कहा है, और इसको जो है इसको राजधानी को इसने देवताओं द्वारा निर्मित कहा है, ठीक है। और इसकी लंबाई इसने लगभग 16 किलोमीटर मानी है और चौड़ाई लगभग 3 किलोमीटर मानी है। और चंद्रगुप्त मौर्य के महलों को इसने देवताओं द्वारा निर्मित कहा है। बहुत ही सुंदर महलों की इसने उपमा उन महलों को दी है। तो दोस्तों इस तरह इस वीडियो में हमने मौर्य काल के प्रशासन, प्रांतीय शासन, नगरीय प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, सैन्य प्रशासन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, व्यापार, सिक्के, प्रमुख अधिकारी, विदेशी लेखक, सभी तरह की बात हम इस वीडियो में कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, तो इसलिए फटाफट से इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।